गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान के यूनिट प्रथम के बारे में। आवर्तबीजीपादपों में अलैंगिक जन्म पहला अध्याय था। दूसरा था आवर्तबीजीपादपों में लैंगिक जन्म, जिसमें नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास यानी परिवर्धन, मादा युग्मोद्भिद की संरचना और परिवर्धन। तीसरा अध्याय था परागण के प्रकार, परागण की विधियाँ, अनुकूलन और उसके बाद निषेचन और नेक्स्ट निषेचन पश्चात होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। इसी यूनिट का चौथा अध्याय है जनन की विशिष्ट विधियाँ। जनन की विशिष्ट विधियाँ। देखो साथियों, सबसे पहले हमारे पास में सामान्य रूप से हम लोग ये कहते हैं कि आवर्तबीजीपादप पादप समूह का सबसे उच्चतर समूह है, और जब सबसे उच्चतर समूह है ये पादप समूह, तब ऐसी स्थिति में जीव में जैसे जैसे जटिलता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में जनन स्तर है वो भी जटिल होता जाता है। जैसे मनुष्य का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। हम लोग सामान्य प्रक्रिया में अगर चेक करें तो सबसे जटिलतम प्राणी है, तो मनुष्य के अंदर जनन भी उतनी जटिल प्रक्रिया में पाया जाता है। तो आवर्तबीजीपादप सबसे जटिलतम समूह है। ऐसी स्थिति में पादपों में भी जनन उच्चतम स्तर का होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसमें आप सामान्य रूप से दो शब्द यूज करते हैं। एक तो पादपों में अलैंगिक जनन पाया जाता है और दूसरा पादपों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का जनन हो गया? दो, एक अलैंगिक जनन और एक कौन सा? लैंगिक जनन। जिसमें ज्यादा विकसित होता है वो लैंगिक जनन होता है, लेकिन जनन के अंतर्गत कुछ विशिष्टताएं पाई जाती है। जैसे आपने कहा कि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मकों का शैलीन अर्थात निषेचन नहीं होगा, उत्पन्न संतति जनन के समान होगी। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों के निर्माण के बाद उनके साथ में युग्मकों का शैलीन भी पाया जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती है, वो लैंगिक जनन में पाई जाती है। लेकिन यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ पार्ट तो लैंगिक जनन जैसा, कुछ पार्ट अलैंगिक जनन जैसा है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि जनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत वास्तव में तो जनन अलैंगिक प्रकार का ही है, लेकिन लैंगिक जनन की एक मिमिक्री है, एक नकल है, मिमिक पार्ट है। मीन्स वो लैंगिक जनन को नकल करता है, लेकिन वास्तव में कौन सा है? अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन के मूल विधियां जो आपके सिलेबस में दी गई है, उनमें से चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में हमारे पास में सूक्ष्म प्रवर्धन आता है। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं असंग जनन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तीसरे नंबर पर कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन, और एक पाया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन, या दूसरे शब्दों में अनिषेक बीजता भी कह सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। और इसी के साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया और पाई जाती है आवर्तबीजीपादपों में, जो उनका गुण नहीं है, अपवाद के रूप में पाई जाती है, वो बहुभ्रूणता है। असंग जनन, एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, और दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें कायिक प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन और अनिषेक बीजता। असंग जनन का मतलब ये हुआ कि बीज तो बनेगा, लेकिन न अर्धसूत्री विभाजन होगा, न ही युग्मकों का शैलीन होगा। यानी असंग जनन ऐसा जनन है, या जनन की आवर्तबीजीपादपों में वो विशिष्ट विधि है जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा
और न ही युग्मकों का शयन होगा, लेकिन ध्यान दें भ्रूण अर्थात बीज का निर्माण जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे असंजनन कहेंगे। इनको सबको डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। दूसरा अनिषेक बीजता, एक हेमोस्पोरी, बिना निषेचन के ही बीज बन जाता हो, बिना निषेचन के ही बीज बन जाता हो। अनिषेक बीजता, अ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, बिना निषेचन के ही बीज निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं, जिसमें केवल आप भ्रूण बना दो बीज भी बनता है, हालांकि भ्रूण बीज के अंदर होता है। तो असंजनन, अ मतलब साथ साथ, अ मतलब नहीं, संग मतलब साथ साथ, नर और मादा युग्मकों का शल्य नहीं हुआ लेकिन भ्रूण बना, असंजनन हुआ। बिना निषेचन के बीज बन गया, उसको अनिषेक बीजता कहते हैं। पादप के एक सूक्ष्मतम कायिक भाग, जड़, तना, पर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के अगर कृत्रिम परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम पर रखें तो उस सूक्ष्म भाग से संपूर्ण पादप को परिवर्तित किया जा सकता है। केवल एक पादप को ही नहीं, अगर हम चाहें तो वहां पर एक समय में कृत्रिम परिस्थितियों में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कई हजारों पादपों को तैयार किया जा सकता है एक छोटे से भाग से। इस प्रकार की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। एक मेथड आता है कायिक प्रवर्धन। देखो, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत अगर अपन बात करें सामान्य रूप से, तो सीधे शब्दों में आप ये कहोगे कि पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स और द बर्ड्स, जड़, तना, पर्ण या कलिकाएं, पुष्पीय कलिकाएं, उनको अगर मूल पादप से अलग कर दें या प्राकृतिक रूप से अलग हो जाती हो और अलग होने के बाद एक नए पादप का निर्माण कर देती हो, तो इस प्रकार के जन्म को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये हमारे पास में जन्म की कुछ विशिष्ट विधियां थी, जिसमें असंजनन, बिना निषेचन के भ्रूण बनना, बिना सूत्री विभाजन हुए बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता हो, अनिषेक असंजनन हुआ, बिना निषेचन के बीज बन जाता हो, अनिषेक बीजता हुई, पादप के सूक्ष्मतम भाग से संपूर्ण पादप को या एक समय में छोटे से भाग से कई पादपों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। और एक कायिक प्रवर्धन है, पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण के किसी भी भाग को लें और उससे नए पादप का निर्माण करें, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लेकिन आपके पास में थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, वो ये है कि बहुभ्रूणता क्या है और बहुभ्रूणता के कारण क्या, इस पे प्रश्न आ चुका है। हालांकि सबके बारे में मेथड में बात करेंगे। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी, वास्तव में होता क्या? देखो, जो पादपों के हमारे पास में विकसित समूह दो है। एक समूह पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, यानी दूसरे शब्दों में कह दो अनावृत बीजी, और एक होता है एंजियोस्पर्म, या जिसको अपन बोलते हैं आवृत बीजी। कितने पादप समूह हुए? दो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखो, शब्द दिया है बहुभ्रूणता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा बहुभ्रूणता होती क्या है। पहले हमारे पास में बीज बनता है। क्या बनता? बोलो, बीज। यानी सबसे पहले तो आप कहते हो अंडा से होता है, अंडा से बदलता है फल में, और बीजांड बदल जाता है बीज में, और बीज के अंदर बन जाता है, वो कौन बन जाता है? भ्रूण। तो पहले हुआ बीज और बीज के अंदर हुआ कौन? भ्रूण हुआ। बीज और बीज के अंदर कौन? भ्रूण। अब देखो, सिंपल सा तरीका है। सामान्य रूप से पादपों की यही विशेषताएं होती है कि जिनमें बीज बनता है, बीज के अंदर पाया जाता है कौन? भ्रूण पाया जाता है। बाहर बीज और बीज के अंदर कौन? भ्रूण। ऐसा देखा जाता है, एक बीज में एक भ्रूण होता है, एक बीज में एक भ्रूण ही होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म पादप है, अनावृत बीजी पादप है, उनके अंदर बहुभ्रूणता
उनका एक विशिष्ट गुण है, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर उसका। अर्थात मतलब ये हुआ कि जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप है उनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये उनका विशिष्ट गुण है, कैरेक्टर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कैरेक्टर विल बी देयर। किसमें? जिम्नोस्पर्म। लेकिन जो एंजियोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप है, आवृत बीजी, उनमें एक ही बात याद रखनी है, एक बीज और एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। वन सीड वन एम्ब्रियो फॉर द एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी पादपों में सामान्य प्रक्रिया में एक बीज में एक भ्रूण ही पाया जाता है। एक बीज में एक भ्रूण ही पाया जाता है। किसमें? एंजियोस्पर्म में। आवृत बीजी पादपों में एक बीज में एक भ्रूण ही होता है। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा देखा कि सिट्रेसी कुल के पादप, जिसमें संतरा विशेष रूप से सिट्रेसी कुल, संतरा सिट्रेसी कुल, इस सिट्रेसी कुल के बीज में बीज एक है, लेकिन भ्रूणों की संख्या एक से अधिक थी। यह गुण तो एंजियोस्पर्म का था, अनावृत बीजी पादपों का था। लेकिन उन्होंने यहां पर क्या नोट किया? बीज एक है, एक ही बीज में पाए जाने वाले भ्रूण की संख्या एक से अधिक है, और जब एक बीज में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और हमारे पास में जो बहुभ्रूणता का गुण पाया जाता है वो विशेष रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जो पाया जाता है वो का गुण है। लेकिन यहां पर ये गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? आवृत बीजी पादपों में भी ऐसा गुण पाया जाता है। बहुभ्रूणता आवृत बीजी पादपों का एक गुण नहीं है, एक अपवाद है। किस में खोजा गया? संतरे में खोजा गया। कौन से कुल में? सिट्रेसी कुल में। क्या था वहां पर? बीज एक था लेकिन भ्रूणों की संख्या एक से अधिक है। अब यहीं पर यह प्रश्न आपके पास में इस प्रकार से आता है कि आवृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के कारण लिखिए। किसके? बहुभ्रूणता के कारण, द रीजन ऑफ द पॉलीएम्ब्रियो। आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण आवृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियो नहीं पाई जाती? आपके लिए प्रश्न अगर आता है तो 3 नंबर में आता है 1+2 के नाम से। सबसे पहला पॉइंट ये, नंबर 1 पे आप ये कहोगे जो प्राक भ्रूण होता है, प्राक भ्रूण का मतलब प्रारंभिक भ्रूण, प्राक भ्रूण में विदलन का पाया जाना, क्लीवेज ऑफ द प्रो एम्ब्रियो। मतलब ये हुआ जैसे आपके पास में ये जाइगोट है, युग्मनज है, और इस युग्मनज में विभाजन हुआ, 2 भाग बने, लेकिन दोनों भाग अलग हो गए। बाहर की तरफ बीज तो एक ही रहा, प्राक भ्रूण में विभाजन हुआ, दोनों अलग हो गए। ऐसी स्थिति में ये भी भ्रूण और ये भी भ्रूण है, एक ही बीज में भ्रूणों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो पहला बहुभ्रूणता का पहला कारण है प्राक भ्रूण में विदलन का पाया जाना। नंबर 2, हमारे पास में ऐसा देखा जाता है कई बार एक बीजांड में, किसमें? एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष का पाया जाना। बीजांड कितना है? एक है, एक बीजांड है। ये बीजांड किस में बनेगा? बीज में। तो बीज तो कितना हुआ? 1। लेकिन भ्रूण कोष मान लो 2 है या 3 है, तो जितने भ्रूण कोष है उतने ही अंड कोशिकाएं होगी, मादा युग्मक होंगे, और जितने मादा युग्मक होंगे उतने ही भ्रूण बन जाएंगे। सपोज करो 3 भ्रूण कोष है तो कितने भ्रूण बन गए? 3। लेकिन बीजांड कितना बोल रहे हो? 1 बीजांड है, और 1 बीजांड मतलब बीज में कितना बना? बीज तो एक ही बना, बनने वाले भ्रूणों की संख्या कितनी हो गई? 1 से अधिक। इसको भी बोलते हैं बहुभ्रूणता का दूसरा कारण है। तीसरा बहुभ्रूणता का जो कारण है वो ये है कि कई बार एक बीजांड है, लेकिन जो भ्रूण कोष है उस भ्रूण कोष में
एक से अधिक अंड कोशिकाओं का पाया जाना। वापस बोल रहा हूं, नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है कि एक बीजांड, एक भ्रूणकोश, एक अंड कोशिका। अब ये कह रहा है बीजांड भी एक है, भ्रूणकोश भी एक है, लेकिन अंड कोशिका यानी मादा युग्मकों की संख्या एक से क्या हुई, अधिक हुई। जितनी अंड कोशिकाएं होगी उतने ही भ्रूण बन जाएंगे, लेकिन बीजांड कितना है, एक, मतलब सीधा सा बीज एक है, लेकिन पाए जाने वाले अंड कोशिकाएं एक से अधिक होने के कारण भ्रूणों की संख्या भी एक से अधिक हो जाएगी। नंबर 4, हमारे पास में दूसरी जो स्थिति पाई जाती है वो इस प्रकार से। कई बार क्या होता है कि जो सहायक कोशिका होती है, अंड कोशिका के पास में, आपको खुद को ध्यान है, जैसे ये आपके पास में भ्रूण कोश है, ये अंड कोशिका है, मध्य वाली अंड कोशिका, पास वाले दोनों सहायक कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिका और ये ध्रुवीय केंद्र कोशिका, और इसके चारों तरफ पाया जाता है बीजांड, काय पाया जाता है अध्यावरण, ये बीजांड है। ये बीजांड बीज में बनता। अब आप कह रहे हो प्राक भ्रूण में विदलन हुआ, एक से अधिक भ्रूण बन गए, इट्स ओके, बीज एक ही रहा, बीजांड एक है तो बीज एक ही रहा, लेकिन भ्रूणकोश एक से अधिक है, ऐसे भ्रूणकोश एक से अधिक हो जाएंगे तो भ्रूण अधिक बन जाएंगे। भ्रूणकोश भी एक है, बीजांड भी एक है, लेकिन वहां पर पाई जाने वाली अंड कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक है, यहां पर एक ही कोशिका है। अगर ऐसी मान लो 3 कोशिकाएं हो जाए तो बनने वाले भ्रूणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और नंबर 4 पे अगर अपन बात करें कि हमारे पास में जो सहायक कोशिका, ये और ये इसकी दोनों सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका का भ्रूण में बदल जाना, सहायक कोशिका का किस में बदलना, भ्रूण में बदलना। अंड कोशिका तो भ्रूण में बदल ही रही है, लेकिन सहायक कोशिकाएं भी किस में बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है, तो एक बार फिर क्या पाई जाएगी, बहुभ्रूणता पाई जाएगी। नंबर 5, हमारे पास में बीजांड का, बीजांड काय नाम सुना है, मैंने कहा था बीजांड के ये वाली संरचना बीजांड काय द्विगुणित कोशिका। बीजांड काय का भ्रूण में बदल जाना, किस में बदल जाना, बीजांड काय कोशिकाओं का किस में बदलना, भ्रूण में। अंड कोशिका तो भ्रूण में बदल ही रही है, बीजांड काय भी भ्रूण में बदल रहा है। बीजांड कितना है, एक, मतलब ये वो कि बीज कितने बन रहे हैं, एक, लेकिन बनने वाले आपके पास भ्रूणों की संख्या अंड कोशिका से बन रहा है और बीजांड काय से बन रहा है तो 2 हो गई। ऐसी स्थिति में एक बार फिर बहुभ्रूणता पाई जाएगी। और नंबर 6, हमारे पास में अपस्थानिक भ्रूणता भी पाई जाती है। अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो भ्रूण बना है वो भ्रूण शाखित हो जाता है, शाखाएं बन जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है। एक ही भ्रूण से बीज एक रहा, भ्रूण ये था, लेकिन इससे ये भी भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो गया, ये भी भ्रूण के रूप में, और ये मध्य भाग भी भ्रूण के रूप में, लेकिन ऑल ओवर बीज कितना है, एक। जब ये अंकुरित होगा तो एक तो पादप इससे इस भ्रूण से बनेगा, एक इस भ्रूण से बनेगा और एक इस भ्रूण से बनेगा, उसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। जो भ्रूण है उसके अंदर शाखन हो जाता है और शाखाएं बन जाती है। एक बार फिर चेक करें, बहुभ्रूणता का मतलब है आवत बीज पादपों में सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप एक बीज में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक होती है। इस गुण को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, सिट्रेसी कुल के संतरे के पादप से की गई थी। अब प्रश्न आता है बहुभ्रूणता का कारण क्या है, तो नंबर 1 प्राक भ्रूण में विदलन, नंबर 2 एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का पाया जाना। वापस बोल रहा हूं, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का पाया जाना। नंबर 2 भ्रूण कोश में एक से अधिक अंड कोशिकाओं का पाया जाना। नंबर 4 सहायक कोशिकाओं का भ्रूण में बदल जाना, सहायक कोशिकाओं का किस में बदल जाना, भ्रूण में बदलना। और नंबर 5 बीजांड काय का भ्रूण में बदल जाना और अपस्थानिक भ्रूणता का पाया जाना। ये सभी विधियां बहुभ्रूणता को प्रदर्शित करती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए एक पिक्चर दी गई है बहुभ्रूणता से संबंधित, जिसमें एक बीज है लेकिन भ्रूणों की संख्या एक से अधिक बताई गई है।
तो इसी स्थिति में आपके पास में आप चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर पाया जाने वाला जो घटक विशेष है ये एक बीज है। इस बीज वाले भाग विशेष में सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि यहाँ से एक भ्रूण ये निकल गया, इस भ्रूण से एक पादप बना, इस भ्रूण से भी एक पादप बना और दूसरा इस भ्रूण से भी एक पादप बन गया। तो कुल मिला के बीज तो एक था, उस एक ही बीज से कितने भ्रूण हो गए? 1, 2 और 3। तो ऐसी स्थिति में बीज एक था। आपने भी देखा होगा कई बार एक ही बीज से दो दो पौधे एक साथ निकल जाते हैं। पौधे का मतलब है भ्रूण से ही बनता है प्रांकुर, प्रांकुर से प्रो बनता है, मूलांकुर से मूल बनती है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये भ्रूण था, इसे प्रांकुर से प्रो बना, मूलांकुर से मूल बन गई। इसे प्रांकुर से प्रो बना, मूलांकुर से मूल बन गई। इसे प्रांकुर से प्रो बना, मूलांकुर से मूल बन गई। तो बीज कितना है? 1, लेकिन भ्रूण कितने हैं? 3। इस गुण को क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। प्रश्न आपके लिए यही आता है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और बहुभ्रूणता के कारण क्या है, कौन से पादप से खोजा गया और किसने खोजा। बाकी सारी बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड।